कमलपुर गांव में सुरेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। सुरेश दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और साथ ही अपनी भेड़ बकरियों को चराता। एक बार सुरेश जंगल में लकड़ियां काटते काटते बहुत ही थक गया तो उसे बहुत ही तेज प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में वो जंगल में काफी आगे निकल गया। तभी उसे नीलगिरी पर्वत के पास एक नदी दिखाई दी। नदी देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। सुरेश नदी के पास गया। पहले उसने अपनी भेड़ों को पानी पिलाया और उसके बाद उसने खुद भी पानी पिया। तभी उसमें रहने वाली जैस्मिन चुड़ैल की नजर उस पर पड़ गई। सुरेश का मनमोहक और भोला भाला चेहरा बहुत ही प्यारा लगा उसे और वो उसे देखकर मन में सोचने लगी। ये आदमी तो बहुत ही भोला भाला और अच्छा लग रहा है। अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो ये मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे भी मैं इस नदी में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ। तभी जैस्मिन की माँ सुमोना कहती है, देखो जैस्मिन, हम चुड़ैल हैं और हमें इंसानों से नफरत है। हम सिर्फ इंसानों को खा सकते हैं, हम उनसे विवाह नहीं कर सकते। वैसे तुम्हें अपना शौक पूरा करना है तो करो, मुझे इंसानों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो इस नदी में ही खुश हूँ। ये सुनकर जैस्मिन बोली, नहीं नहीं माँ, ये लकड़हारा तो बहुत ही सीधा साधा और भोला है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इस लकड़हारे से विवाह करके पृथ्वी लोक पर ही रहूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर जैस्मिन बहुत ही खुश हो जाती है और लकड़हारे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। सीधा साधा सुरेश चुड़ैल के लंबे बालों और उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। सुरेश उस लड़की का पीछा करते करते उसके पास गया और हिम्मत करके बोला, आप तो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। मैंने आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वैसे तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ खाने के लिए रोटियां रखी हैं। आप चाहें तो हम इसे मिलकर खा सकते हैं। ये सुनकर जैस्मिन हंसते हुए सुरेश के हाथों से रोटियां ले लेती है और फिर बड़े ही प्यार से बोली, प्यारे लकड़हारे, तुम्हारी ये रोटी मेरे नाजुक और मुलायम दांतों के लिए बहुत ही सख्त है। मैं इसे नहीं खा सकती। इतना बोलकर जैस्मिन ने उसकी रोटियों से वापस कर दी और हंसते हुए नदी में वापस चली गई। अगले दिन सुरेश फिर उस नदी के किनारे आ गया और उस खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज सुरेश ने अपने हाथों से उस लड़की के लिए बहुत ही मुलायम रोटियां बनाई थीं। कुछ देर बाद वो लंबे बालों वाली लड़की फिर नदी से बाहर आई। उसके बाहर आते ही सुरेश ने उसे अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खाने को दी। आज भी जैस्मिन ने सुरेश के हाथों से वो रोटी ले ली, लेकिन फिर से उसने लकड़हारे की रोटी वापस करते हुए उससे कहा, तुम्हारी ये रोटी ठीक से पकी हुई नहीं है, मैं इस रोटी को नहीं खा पाऊंगी। और फिर वो हंसते हुए नदी में चली गई। ये देखकर सुरेश बहुत ही उदास हो गया। मैंने इतनी प्यार से इतनी मेहनत करके इतनी मुलायम रोटी बनाई थी, फिर भी ये लड़की इस रोटी को नहीं खा पा रही है। तभी उसकी नजर नदी में तैरती हुई एक रोटी पर पड़ी। सुरेश ने जल्दी से वो रोटी उठाकर अपने पास रख ली, क्योंकि सुरेश किसी भी तरह नदी में रहने वाली उस जादुई लड़की को प्रभावित करना चाहता था, क्योंकि सुरेश उससे प्यार करने लगा था। अगले दिन वो उस रोटी को लेकर फिर से उस नदी के किनारे आता है और उस लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब जैस्मिन आती है तो वो वही नदी में मिली हुई रोटी उसे खाने को देता है। इस बार जैस्मिन ने सुरेश की दी हुई रोटी आराम से खा ली और वो रोटी खाकर बहुत ही खुश हुई। उसने खुशी खुशी लकड़हारे से कहा, प्यारे लकड़हारे, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। कृपया करके तुम मुझे इस नदी से दूर अपने साथ ले चलो। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। कृपया करके मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी दूर रहना नहीं चाहता। मैं जल्दी ही तुमसे शादी करके मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पूर्णमासी को तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इतना बोलकर जैस्मिन फिर से नदी के अंदर चली गई और सुरेश खुशी खुशी पूर्णमासी का इंतजार करने लगा। पूर्णमासी आने पर सुरेश जैस्मिन से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। जैस्मिन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं भी पृथ्वी पर रहने वाली बाकी पत्नियों से अच्छी पत्नी बनकर आपके साथ रहूंगी, लेकिन आपने मुझे बिना किसी कारण के मारा, फिर मैं हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी।
ये सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी पत्नी को कभी बिना कारण के नहीं मारेगा। और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन सुरेश को जैस्मिन से कोई संतान नहीं हुई। एक बार सभी लोगों को राजा के यहाँ से भोज का निमंत्रण मिला। सभी लोग खाना खाने के लिए राजमहल की तरफ जा रहे थे। तभी जैस्मिन सुरेश से बोली, सुनिए, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे पैरों में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं और पैदल नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, अगर तुम पैदल नहीं चल सकती हो तो तुम इस घोड़े पर बैठकर तो चल ही सकती हो। हाँ, घोड़े पर बैठकर तो आराम से चल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको घर से मेरे दस्ताने लाने होंगे। फिर मैं घोड़े पे बैठकर चली जाऊंगी। सुरेश भागते हुए जैस्मिन के लिए दस्ताने लेने चला गया। जब वो दस्ताने लाकर लौटा तब उसने देखा कि जैस्मिन अभी तक घोड़े पर नहीं बैठी है। तब उसने प्यार से जैस्मिन की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, अरे जैस्मिन, तुम अभी तक घोड़े पर बैठकर गई नहीं? जाओ, जल्दी जाओ, सब पहुंचने वाले होंगे। देखो, आपने मुझे बिना किसी कारण के मारा है। पहली बार तो मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन आप आगे से ध्यान रखना। अच्छा बाबा, ठीक है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। एक बार सुरेश को अपनी बहन के घर शादी में दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वो जैस्मिन के साथ शादी में पहुंचा, तब अचानक जैस्मिन जोर जोर से रोने लगी। अब इतनी खुशी के माहौल में जैस्मिन को रोता देखकर सुरेश ने प्यार से जैस्मिन के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे भाई, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि ये सारे लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं, और कुछ दिनों बाद ये मुसीबत तुम पर भी आने वाली है, क्योंकि आज तुमने दूसरी बार बिना किसी कारण के मुझे मारा है। कृपया सावधान रहो। अगर तुमने तीसरी बार फिर से ऐसा किया तो वो आखिरी बार होगा, और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर सुरेश बहुत ज्यादा डर गया और उसने मन में वादा किया कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन जब एक बार सुरेश किसी के दाह संस्कार में गया तो गम से भरे माहौल में जैस्मिन जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगी, और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे हंसने का दौरा पड़ा हो। सुरेश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी हंसती रही। ये देखकर वहाँ सभी लोगों को जैस्मिन पर बहुत गुस्सा आया, और फिर सुरेश सब कुछ भूल गया और उसने गुस्से में जैस्मिन को एक थप्पड़ जड़ दिया। जैस्मिन, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि कोई हंसने का समय है? अरे मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ जो मर गया है उसकी तो मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारी मुसीबत का समय आ गया है, क्योंकि तुमने आज मुझे तीसरी बार मारा है। इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी शादी खत्म। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। जैस्मिन, मुझे माफ कर दो और मत जाओ। मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा। लेकिन जैस्मिन ने सुरेश की एक नहीं सुनी। वो जल्दी से घर आई और अपने पहले वाले कपड़े पहने, और जब तक सुरेश उसे रोकता वो दौड़ती हुई जंगल की तरफ गई और उसी नदी में जाकर कूद गई, और वो कभी वापस नहीं आई। सुरेश वहाँ बैठकर बहुत दिनों तक जैस्मिन को पुकारता रहा, पर जैस्मिन कभी लौटकर वापस नहीं आई। गांव वालों ने सुरेश को बहुत समझाया कि वो अब कभी लौटकर नहीं आएगी। सुरेश को अब उसे भूल जाना चाहिए और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सुरेश जैस्मिन को बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। वो हर दिन नदी के किनारे जाता और जैस्मिन के लौटने का इंतजार करता। ऐसे ही कई साल बीत गए और सुरेश बूढ़ा हो गया, लेकिन वो जैस्मिन को अभी भी नहीं भूल पाया था। वो अभी भी उस नदी के किनारे जैस्मिन का इंतजार करता। रोज की तरह एक दिन सुरेश नदी के किनारे बैठकर जैस्मिन का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक लहर उठी और नदी के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर लंबे बालों वाली जैस्मिन खड़ी हुई दिखाई दी। प्यारे सुरेश, तुम्हें नहीं पता मैं इस नदी की चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार को देखते हुए मुझे न चाहते हुए भी वापस आना ही पड़ा। चुड़ैल और इंसान का विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इतने बरसों तक रहने के बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, और मैं तुमसे हार गई सुरेश, और मैं तुम्हारे आगे पूरी तरह से झुक गई हूँ। मैं इंसानों की बस्ती में आकर अब और दिन नहीं रह सकती। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए इस नदी में आकर रहना पसंद करोगे?
जैस्मीन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसके बाद जैस्मिन हमेशा हमेशा के लिए सुरेश को लेकर उस नदी में समा गई और इसके बाद सुरेश हमेशा के लिए उस नदी में चुड़ैल के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बहुत समय पहले की बात है। दो अनाथ बहनें सुमन और सुजाता अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही सुमन और सुजाता के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो दोनों अपने चाचा के साथ उनके घर आ जाती हैं, लेकिन उनकी चाची उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुमन बड़ी थी लेकिन सुजाता भी छोटी ही थी। उनकी चाची शकुंतला सुमन से बहुत काम करवाती थी और जब भी उसका मन करता तो वो सुजाता से भी काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन सुजाता अपनी बहन सुमन से कहती है, दीदी, अगर मैं इसी तरह से घर में छोटे मोटे काम करती रही तो मैं तो कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मेरा स्कूल जाने का बहुत मन है। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ जिससे हम चाची की नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकल सके। दीदी, एक बार आप चाची से बात करके देखो ना, क्या पता शायद वो मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दे। कितना अच्छा लगेगा, मैं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाऊंगी। सुजाता मेरी बहन, तुम जो ख्वाब देख रही हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि चाची जी ऐसा नहीं होने देंगी। चाची जी ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन हमें इस घर का सदस्य नहीं मानती हैं। वो तो हमें एक नौकर मानती हैं इस घर का, और किस तरह से हमसे नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं। फिर तुम ही बताओ, वो तुम्हें किस तरह से स्कूल जाने देंगी। सुमन और सुजाता वहीं पर बातें कर रही थीं। तभी वहाँ शकुंतला आ जाती है और सुमन को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तुम यहाँ दोनों बैठकर क्या खिचड़ी पका रही हो? मनहूस सुमन की बच्ची, मैंने तुझसे कितनी देर पहले कहा था, तुझे पता नहीं? मैंने कहा था कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर लेकर आ, लेकिन महारानी यहाँ आकर अपनी बहन से गप्पे लड़ा रही है। चाची जी, मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गया था। बस आप मुझे 10 मिनट दो, मैं फटाफट आपके लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुमन किचन में जाकर शकुंतला के लिए खाना बनाती है और अपनी चाची के कमरे में लेकर जाती है। सुमन के दिमाग में सुजाता की ही बातें चल रही थी। तभी वो बहुत हिम्मत करती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, सुजाता पढ़ना चाहती है, उसका बहुत मन है पढ़ने का। कृपया करके आप उसका एडमिशन करा दीजिए एक स्कूल में। आप मुझसे चाहे रात दिन जितना काम करा लेना, मैं कभी मना नहीं करूँगी। बस आप मेरी बहन को स्कूल जाने की परमिशन दे दीजिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुमन के इतना कहते ही शकुंतला आग बबूला हो जाती है और वो गर्म गर्म खाने की थाली सुमन के ऊपर फेंक देती है और उसके बाद सुमन के एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मनहूस, तेरी बहन को कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है? रहेगी तो मेरे घर की नौकरानी ही। आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बात कर दी। अगर दोबारा ऐसी बात करी स्कूल जाने की तो मैं तुम दोनों बहनों को घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी, तभी सड़क पर भीख मांगना। ये क्या कम है जो मैंने घर में रहने के लिए जगह दी है? महारानी की बहन को स्कूल जाना है, चल यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी सुमन रोती हुई चाची के कमरे से बाहर आ जाती है। तभी सुजाता अपनी बहन के लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी, आप मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं आपसे स्कूल जाने की बात नहीं करती तो आप चाची जी से भी बात नहीं करती स्कूल जाने की, और ना ही चाची जी आपके ऊपर गर्म गर्म खाना फेंकती और ना ही आपको मारती। दीदी, आप ये हल्दी का लेप लगा लीजिए, इस हल्दी से आपके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे और आज के बाद मैं आपसे स्कूल जाने की बात कभी नहीं करूंगी और अपने दिलो दिमाग से ये ख्याल निकाल दूंगी। सुजाता ऐसा कहकर बहुत रोती है। सुमन अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें रोते रोते सो जाती हैं। सुबह होने के बाद शकुंतला सुमन को बुलाती है और उससे कहती है, सुन करमजली, मेरी बेटी अपनी नानी के यहाँ से कल वापस आ रही है। मेरी बेटी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना और उसके रूम को दुल्हन की तरह सजा देना। और हाँ, अलग अलग तरह के पकवान भी बना लेना, क्योंकि मेरी बेटी को अलग अलग वैरायटी का खाना खाना बहुत पसंद है। और तू सुन सुजाता की बच्ची, तू पूरे गार्डन की सफाई करेगी। मेरी बेटी को गार्डन भी गंदा पसंद नहीं है। अगर मेरी बेटी को तुम मनहूस बहनों की वजह से कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब चलो यहाँ से निकलो। बेचारी सुमन के हाथों में अभी भी छाले थे, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी, क्योंकि वो अपनी चाची से मना भी नहीं कर सकती थी काम करने से, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। ऐसे ही छालों के साथ
वो काम कर रही थी। उसको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन छालों में ही उसको घर का सारा काम करना पड़ता है। पहले वो पूरे घर की सफाई करती है, शकुंतला की बेटी रिया के कमरे को दुल्हन की तरह सजाती है और उसके बाद इतने दर्द में चूल्हे के पास जाकर 5 तरह के पकवान बनाती है। और वहीं दूसरी तरफ सुजाता गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थी। कुछ समय बाद रिया अपने घर वापस आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी। तभी उसकी नजर दोनों बहनों के ऊपर जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ओहो मम्मी, मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ऐसी बहन जी और गवार नौकरानियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कम से कम नौकरानियाँ तो मेरे स्टेटस की होना चाहिए। ये दोनों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खाना भी ज्यादा अच्छा नहीं बना है और कितनी मिर्ची है। आप फौरन इस घर से निकाल दीजिए इन दोनों को। और जैसी नौकरानी मुझे पसंद है वैसे ही नौकरानी इस घर में आएंगी और रहेंगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बेटी, अगर ये दोनों नौकरानी तुझे पसंद नहीं है तो अभी निकाल देती हूँ। मैं अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकती। चलो चलो यहाँ से, दोनों फौरन निकल जाओ। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और फौरन रफू चक्कर हो जाओ। और यहाँ दोबारा से नजर उठाकर मत देखना, क्योंकि मेरी बेटी को तुम दोनों पसंद नहीं हो और मेरी बेटी की पसंद सबसे पहले है। जाओ निकलो यहाँ से। चाची जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम दोनों इतनी रात में कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं है। चाची जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, कृपया करके हम यहाँ से मत निकालिए। चाची जी, सुमन दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे और मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। कृपया करके हमें घर से बाहर मत निकालिए। आप हम दोनों से जितना चाहे उतना काम करा लीजिए और रिया दीदी को भी हम शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे, लेकिन कृपया करके आप हमें इस घर से मत निकालिए। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने हाथ जोड़ती हैं और पैर भी पड़ती हैं, लेकिन चाची जी को दोनों अनाथ बहनों पर जरा सा भी रहम नहीं आता और वो धक्के मारकर दोनों को निकाल देती हैं। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटकती रहती हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। फिर सड़क के किनारे सो जाती हैं वो दोनों। सुबह होते ही सुजाता रोते हुए कहती है, दीदी अब हम दोनों कहाँ जाएंगी? कल से खाने के लिए भी हमें कुछ नहीं मिला। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं भूखे पेट एक और कदम नहीं चल सकती। अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? ये हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ पड़ी है। हमारा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है दीदी। सुजाता मेरी बहन, ऐसे नहीं रोते। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो एक दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। अगर हमारा कोई नहीं है तो हम तो हैं एक दूसरे का सहारा। हम दोनों जंगल में जाकर एक लकड़ियों की कुटिया बनाएंगे और वहाँ पर रहेंगे। और रही खाने की बात, तो मैं लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा करूंगी। उनसे जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से हम गुजर बसर करेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बहन? ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। ऐसा कहकर दोनों बहनें गले लगकर बहुत रोती हैं और जंगल में लकड़ियां लेने जाती हैं और अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाती हैं। और उसके बाद सुमन बड़े बड़े घरों में जाती है और झाड़ू पोछे का काम मांगती है, लेकिन पूरे दिन घूमने के बाद एक घर में काम मिल जाता है और उस घर में वो झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और वहाँ से जो भी पैसे मिलते थे उनसे अपना और अपनी बहन का पालन पोषण करती है। एक दिन सुमन सोचती है, सुजाता पढ़ना चाहती है। अगर मैं और ज्यादा मेहनत करती हूँ और एक वक्त का ही खाना खाती हूँ तो जो पैसे बचेंगे उनसे मैं सुजाता का एडमिशन करा दूंगी। मेरा क्या है, मैं तो एक वक्त का खाना खा के भी गुजारा कर सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचते ही सुमन सुजाता को 2 वक्त का खाना खिलाती है और खुद एक वक्त का खाना खाती है। और अब सुमन एक घर की जगह 5-5 घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करती है जिससे सुजाता का एडमिशन करा सके। और कुछ ही दिनों में इतने पैसे इकट्ठे हो चुके थे जिससे वो सुजाता का एडमिशन करा सके। और सुमन बहुत खुश थी क्योंकि अब सुजाता का सपना पूरा होगा। अचानक एक तूफान आता है और दोनों बहनों की खुशियों को उड़ाकर ले जाता है, क्योंकि एक रात उनकी झोपड़ी में चोर आ जाते हैं और सुमन ने जो पैसे जोड़ कर रखे थे और घर में जितना भी राशन था वो सब चोर चुरा कर ले जाते हैं। जब उठकर दोनों बहनें सुबह को देखती हैं तो उनकी कुटिया में कुछ नहीं था। ये देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमन बहुत ज्यादा रोती है। सुजाता मेरी बहन, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारे घर में जो भी था सब चोरी हो गया। मैंने कितनी मेहनत से एक एक पाई करके जोड़ी थी, लेकिन चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये हम गरीबों की कैसी सजा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती।
जो एक के बाद एक शुरू हो जाती है। सुजाता, मैं काम पर जा रही हूँ, मालकिन से कुछ पैसे मांग कर देखूंगी और घर का राशन लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? ऐसा कहते ही सुमन काम करने जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जाल में एक चिड़िया फंसी नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। सुमन उसके पास फौरन जाकर जाल से बाहर निकालती है उसे और नदी से पानी पिलाती है और कुछ जड़ी बूटी तोड़कर जड़ी बूटी चिड़िया के घावों पे लगा के उनको ठीक कर देती है। तभी वो चिड़िया अपनी असली रूप में आ जाती है। असल में वो एक सुंदर परी थी। वो सुमन से कहती है, सुमन, तुमने एक परिंदे को बचाने के लिए कितने प्रयास किए। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ, चलो मेरे सोने चांदी के नेकलेस की नदी के पास। ऐसा कहते ही परी सुमन को वहां ले जाती है जहां सोने और चांदी के नेकलेस की नदियां बह रही थीं। तभी जादुई सोने के नेकलेस की नदी से आवाज आती है, भोली परी, तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ लेकर आई हो। इसका मतलब तुम मेरी नदी से इसे जादुई नेकलेस देना चाहती हो। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है, जब तक ये अपनी परीक्षा में पास नहीं होगी तब तक मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। हाँ तो तुम सुनो लड़की, अगर तुम जादुई चांदी के नेकलेस की नदी की तरफ जाओगी तो तुम्हारे सामने सोना, हीरे, जवाहरात, बहुत सारी धन दौलत पड़ी मिलेगी। और अगर तुम जादुई सोने की नेकलेस की नदी की तरफ जाओगी तो वहाँ बहुत सारी वृद्ध महिलाएं हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ, तुम दोनों जादुई सोना चांदी के नेकलेस की नदी के किस तरफ जाओगी? जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी? मेरे माता पिताजी हमेशा सिखाते थे कि अपने से बड़ों की मदद या उनकी सेवा करना पुण्य का काम है और पुण्य दौलत से बढ़कर होता है। इसलिए मैं धन दौलत नहीं बल्कि वृद्ध महिलाओं की मदद करना चाहूंगी और धन दौलत का लालच बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। सच में भोली परी, ये लड़की बहुत अच्छी है। सुमन, तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें जादुई सोने का नेकलेस मिलता है। तुम इससे जो भी चाहो वो मांग सकती हो, कितनी भी धन दौलत। भोली परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सोने चांदी की नेकलेस की नदी से जादुई सोने का नेकलेस देने के लिए। सुमन भोली परी को धन्यवाद कहकर वापस आ जाती है और सुजाता को जादुई सोने के नेकलेस के बारे में सब कुछ बताती है और दोनों बहनें जादुई सोने के नेकलेस से कहती हैं, जादुई सोने के नेकलेस हमारे सामने एक महल जैसा घर आ जाए जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो और हम दोनों बहनों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, ये सब हमारे सामने आ जाए। सुजाता और सुमन की इतना कहते ही जादुई सोने का नेकलेस, एक सुंदर सा घर जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, ये देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और दोनों बहनें एक शहजादी वाली जिंदगी जीती हैं। और अब सुजाता स्कूल भी जाने लगी थी। अपनी बहन को यूं स्कूल जाते देख सुमन बहुत खुश होती है, लेकिन जब इस बात की खबर शकुंतला और उसकी बेटी को लगती है तो वो दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती हैं। रिया बेटी, वो नौकरानी जो इस घर में झाड़ू पोछा करती थी, आज महल जैसे घर में रह रही है। मुझे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता चला है कि उनके पास जादुई सोने का नेकलेस है। मैं उन दोनों मनहूस बहनों को मारकर जादुई सोने का नेकलेस चुराकर लेकर आ जाऊंगी। वो दोनों बहनें मर जाएंगी और हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा? ऐसा कहकर शकुंतला अपनी बेटी के साथ कुछ गुंडों को लेती है ताकि वो सुमन और सुजाता को मार सकें और जादुई सोने का नेकलेस आसानी से चुराकर लेकर आ सकें। लेकिन जैसे ही शकुंतला जादुई सोने के नेकलेस को हाथ लगाती है तो उससे बहुत तेज करंट लगता है और उसके बाद जादुई सोने के नेकलेस से बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं और उन गुंडों को, शकुंतला को और उसकी बेटी रिया को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही उन सब की मृत्यु हो जाती है। उन सभी को उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें जादुई सोने के नेकलेस की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं और गांव के सभी गरीब, अनाथ और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती हैं।